जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 319 में। आज तारीख है 16 अगस्त 2020 और इससे रिलेटेड जो भी करंट के प्रश्न हैं वो हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? उत्तर है नरेंद्र मोदी। अब ध्यान देंगे कि नरेंद्र मोदी लाल किले से झंडा फहराने वाले भी, तिरंगा झंडा फहराने वाले भी सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हो चुके हैं, ठीक है, जो सबसे अधिक बार तक तिरंगा झंडा फहराए हैं। अब एक बात यहां पे और भी ध्यान देंगे, जब बात आया है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की, तो कि यहां से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो 1977 में सबसे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में स्वतंत्रता के बाद बनी, ठीक है। यह भी एक प्रश्न बहुत बार पूछता है कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, तो 1977 में। क्यों? क्योंकि 1975 से 1977 के दौरान भारत में इमरजेंसी लगा रहा, ठीक है, और उस इमरजेंसी के दौरान लोगों के मौलिक अधिकारों के बहुत ज्यादा हनन हुए, साथ ही साथ एक जनता के प्रति आक्रोश हुआ, ठीक, और यही वजह रहा कि इंदिरा गांधी की सरकार वहां पे जब चुनाव होती है तो गिर जाएगी और फिर आती है विपक्ष की सरकार, जो गैर कांग्रेसी सरकार होती है, जिसमें कि दो पार्टी मिल करके, एक जनसंघ और एक जनता पार्टी मिल करके सरकार बनाती और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। इनको आप ध्यान रखेंगे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई। लेकिन ये भी सरकार चूंकि गठबंधन की रहती है इसलिए बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है और 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार स्थापित हो जाती है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमको इस प्रश्न से प्राप्त होता है, ठीक है। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोवास 6800 किस प्रकार की मशीन है? उत्तर है कोविड-19 टेस्टिंग मशीन। अब ध्यान देंगे कि ये जो कोविड-19 टेस्टिंग मशीन कोवास 6800 है, यह आरटीपीसीआर पे आधारित है। अब आरटीपीसीआर क्या है? तो आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होगा रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसी पर आधारित है कौन? कोवास 6800 मशीन, जो काम क्या करता है? कोविड टेस्टिंग का काम करता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि इसको क्यों लाया गया है, तो ये जो है वो फास्ट सैंपल को टेस्ट करके देने में सक्षम है, जैसे कि इससे 24 घंटे में कुल 1200 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो है वो रोबोटिक मशीन है, जिसमें संक्रमण की कोई भी चांसेस नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये दो वजह से हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आरटीपीसीआर आधारित मशीन होना है, ठीक है। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा है? उत्तर है स्लोवेनिया, और वो है कहां? यूरोप में। अब ध्यान देंगे कि स्लोवेनिया की राजधानी क्या है, तो स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्लियाना। कहां है? ल्यूब्लियाना। और उसके राष्ट्रपति कौन है? दानिलो तुर्क। और प्रधानमंत्री कौन है? जनेज जानसा, ठीक है। इतनी जानकारी हमको प्रश्न संख्या 3 से मिलती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? ठीक है, ध्यान देंगे यहां पे नाम, मातृ स्मृति योजना शुरू की है। उत्तर है पश्चिम बंगाल। अब ध्यान देंगे इसमें होगा क्या, मैं मातृ स्मृति नहीं बोल रहा हूं, मातृ स्मृति योजना दूसरी है और ये मातृ स्मृति योजना है, ठीक है। तो मातृ स्मृति योजना जो है वो पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू की है, जिसमें है क्या कि पश्चिम बंगाल के कुल 6 जिलों में 50,000 एकड़ भूमि जो है वो बंजर पड़ी हुई है ऐसे ही, ठीक है। तो उसी भूमि को प्रयोग में लाने के लिए, जैसे कि उस भूमि पर बागवानी की जाए, मछली पालन की जाए, ठीक, और इस तरीके से वहां के लोगों के लिए रोजगार डेवलप करा जाए, इसी उद्देश्य से पश्चिम बंगाल की सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत कुल 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है, तो वहां के सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज्यादा किस विदेशी देश से लगती है, तो वो है बांग्लादेश, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। WTO प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो किस तिथि से इस्तीफा दे रहे हैं? उत्तर है 31 अगस्त 2020। अब ध्यान देंगे
कि ये जो रॉबर्ट एजवेदो है, इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था सितंबर 2021 में, लेकिन ये 1 साल पहले ही इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, कब? और इन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा 14 मई को ही कर दी थी और ये अपना इस्तीफा 31 अगस्त 2020 तक सौंप देंगे। ठीक है, यानी 1 सितंबर से अब इस पोस्ट पर कोई नया तीसरा आएगा। अब एक बात ध्यान देंगे आप कि WTO का काम क्या है। तो WTO जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चलता है ये वैश्विक लेवल पे एक अंतरराष्ट्रीय संगठन होगा जो विश्व व्यापार से जुड़े नियम को बनाने का काम करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैंने पीछे भी आपको बहुत बार बताया, एक बार रिपीट करते हैं। 1995 में इसकी स्थापना हुई और ध्यान देंगे कि 1995 तक ये गैट के नाम से जाना जाता था, GATT, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और उसी के स्थान पर किससे लाया गया है? WTO को। ठीक है, अब WTO का मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और एक बात देखिए इंडिया से रिलेटेड यहां पे क्या है कि भारत ने बजेंद्र नौनीत, ध्यान देंगे इस बात को कि भारत ने बजेंद्र नौनीत को WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया। तो हमारे लिए WTO यहां से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, कि भारत ने किसको अपना राजदूत WTO में नियुक्त किया है? तो बजेंद्र नौनीत को। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। विधु नायर किस देश में नए भारतीय राजदूत बने हैं? उत्तर है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो विधु नायर का नाम और देश का नाम दोनों हम याद रखेंगे। अब ध्यान देंगे कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहां है? तो इसकी राजधानी है अशगाबाद, या कुछ लोग इसको अस्काबात भी कहते हैं, क्योंकि ये जो अस्काबात है ये इश्क और आबाद दो शब्दों से बना है, और इसी वजह से अस्काबाद या असगाबाद को प्रेम की शहर भी कहते हैं, इसे प्यार का शहर भी कहते हैं। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? गुर्बागुली बेरिद मोहम्मद देव। कौन है? गुर्बागुली बेरदी मोहम्मद देव। ठीक है, तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 के तरफ। किस भारतीय को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 का टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार मिला है? उत्तर है सचिन अवस्थी। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान देंगे यहां से कि ये जो सचिन अवस्थी है, ठीक है, इनको किस काम के लिए ये अवार्ड मिला हुआ है? सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट यही बात होता है। ठीक, तो सबसे बड़ी बात है कि इनको जो ये अवार्ड मिला हुआ है, ये सोसाइटी में अपने सोशल एक्टिविटीज या फिर ये उस तरीके के लोगों को मिलता है जो इस समाज और दुनिया की बेहतरीन के लिए काम करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। उनको इस तरह की जागरूकता के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अब एक बात ध्यान देंगे और भी कि ये प्रदान कौन करता है? तो इस अवार्ड को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला कहां? तो एक अभी तो आपको पता है कोविड की वजह से कोई कहीं जा नहीं रहा। ठीक, तो जो भी अवार्ड मिल रहा है वो वेबिनार आयोजित करके ही मिल रहे हैं या फिर डिजिटल माध्यम से ही प्रदान किया जा रहा है। तो लंदन में एक वेबिनार में इन्हें टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्होंने काम क्या किया था? तो इन्होंने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था। ठीक, जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा का नाम दिया गया। ठीक है, कौन सा नाम? वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा के लिए किसको? तो सचिन अवस्थी को टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन एक बात और भी ध्यान देते हैं कि जब इसको प्रदान कराता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव, तो उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हैं अब्दुल बासित सैयद, और हेडक्वार्टर का है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में जो कि। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें प्रश्न संख्या 7 से प्राप्त होती है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। इफ इट ब्लिट्स पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है स्टीफन किंग। अब ध्यान देंगे ये जो पुस्तक है उसको प्रकाशित किया किसने? हैचेट इंडिया ने। ठीक है, किस पुस्तक को? इफ इट ब्लिट्स को। ठीक है, इस बुक की स्टोरी
अल्बर्ट मैकग्रेट मिडिल स्कूल के पास रखे गए बम पर केंद्रित किया हुआ है, ठीक है। और यह कहानी स्टीफन किंग की सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की एक कड़ी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही प्रश्न बनेगा अगर बनता है तो, कि किस फिल्म से इस कहानी को लिया गया है, ठीक है। तो उत्तर होगा द आउटसाइडर। किसकी फिल्म है? तो स्टीफन किंग की फिल्म है, ठीक है। तो आप एक एक फैक्ट्स को लिखते जाएं और याद रखें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन है? उत्तर है विक्रम दुर्राई स्वामी। और मैंने बांग्लादेश के बारे में बहुत बार रिपीट किया है, तो आप पीछे उस चीज को जाकर के देख लेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा राज्य अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड गठित करेगा? उत्तर है दिल्ली। दिल्ली जो है, आपको पता ही है कि दिल्ली और पुदुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी वहां पे विधानसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है। और यही वजह है कि दिल्ली और पुदुचेरी दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं, ठीक है, अपना वोट करते हैं। तो आप एक बात यहां पे ध्यान देंगे कि दिल्ली वो ऐसा राज्य है जो अपना खुद का शिक्षा बोर्ड गठित करेगा, ठीक है। और अभी आपको कुछ दिन पहले हमने बताया था नई शिक्षा नीति जो 1986 पे आधारित थी, और अभी क्या उसको लाया गया, ठीक है, अमल में। तो उसके बारे में भी मैंने पीछे बताया। तो नई शिक्षा नीति आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप नई शिक्षा नीति के किसी भी प्रश्न को आप मिस नहीं करेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिकी में डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है? उत्तर है कमला हैरिस। ध्यान देंगे कि कमला हैरिस का नाम हमारे लिए सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं और इन्होंने अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनी है, ठीक। तो इनका नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। किस राज्य में मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई की स्थापना की जाएगी? उत्तर है कर्नाटक। अब ध्यान देंगे आप कि इसकी स्थापना करेगा कौन, ठीक। तो जो हमारे केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं, कौन? श्री डीवी सदानंद गौड़ा, ठीक है। तो इन्होंने ही यह घोषणा की है। अब एक बात आप ध्यान देंगे कि इन्होंने जो घोषणा की है मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई का, तो इसका शॉर्ट नाम क्या है? क्योंकि कभी कभी आपको ये पूरा नाम न लिख करके आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ रहेगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है PMRU। क्या है? PMRU, ठीक है। तो एक बात और भी ध्यान देते हैं कि कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। तो इतनी जानकारी हमको यहां से प्राप्त होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। किस योजना के आधार पर भारतीय राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है? उत्तर है अमृत योजना। अब ध्यान देंगे कि अमृत योजना का कार्य क्या है। तो जो भी शहर स्मार्ट सिटी के लिए गोद लिए गए हैं, ठीक है, उनमें जो भी मूलभूत परिवर्तन किए जा रहे हैं, जैसे हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना, लाइटिंग की व्यवस्था करना, शहर का इनोवेशन करना, ठीक। तो इन सभी चीजों को किस योजना के तहत काम किया जा रहा है? अमृत योजना के तहत। और इसी अमृत योजना ने उन सभी राज्यों की या उन सभी शहरों की रैंकिंग जारी की है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। किसने इंडिया @70 समिट मिशन 2020 का आयोजन किया? उत्तर है भारतीय उद्योग परिसंघ। और आप इसे एज इट इज याद रखेंगे, ये हमारा आपसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, ठीक है। एक बार फिर से इसी प्रश्न को पढ़ते हैं। किसने इंडिया @75 समिट मिशन 2020 का आयोजन किया? उत्तर है भारतीय उद्योग संघ परिसंघ। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। तूफान 2020 नामक परमाणु सुरक्षा अभियान किस देश ने आयोजित किया? उत्तर है चीन, ठीक है। और आप इस प्रश्न को भी आप एज इट इज ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। सनफिस्ट इंडिया रन एज वन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तर है एलिउड किपोचे। कौन है? एलिउड किपचोगे, ठीक है। तो इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। उत्तर कोरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? उत्तर है किम टोक उन। कौन है? किम टोक उन। अब ध्यान देंगे कि उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता कौन माने जाते हैं?
किम जोंग उन, ठीक है, और किम जोंग उंग नहीं, किम टोक हुन को किम जे रियोंग के स्थान पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसी बात को कि उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता कौन, किम जोंग उन, और किम जोंग उंग ने किम टोक हुन को किम जे रियोंग के स्थान पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो आप इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि इन सभी के नाम थोड़ा सा टिपिकल होते हैं। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। कृषि में डेटा रिकवरी सेंटर की स्थापना कहां की गई है? उत्तर है NAARM हैदराबाद में। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि इसको दिल्ली डोज संख्या 316 यानी 316 की क्वेश्चन नंबर 2 में इन डिटेल मैंने आपके साथ इस चीज को डिस्कस करा है। ठीक है, जो कि ये जो कृषि में का कार्य है वो सब कुछ किसके अंदर में हो रहा है? तो नरेंद्र सिंह तोमर, और मैंने इन डिटेल लगभग 2 से 3 मिनट तक इस चीज को वहां पे डिस्कस करा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप दिल्ली डोज संख्या 316 के प्रश्न संख्या 2 में जाकर के और ये जानकारी वहां से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमने पिछले रोज आपसे एक प्रश्न पूछा था कि मैट किस खेल का खेल परिसर है? बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था और बाकी लोग भी जवाब देना शुरू कर दीजिए। उत्तर है जूडो कराटे। आज का प्रश्न आपके लिए, कितने प्रधानमंत्री पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ठीक है, और वो अब प्रधानमंत्री बने। तो पहले मुख्यमंत्री रहे फिर प्रधानमंत्री बने, वैसे कितने लोग हैं? अगर आपको उनका नाम पता है तो उन सभी का नाम भी लिखिए, जितने लोगों का नाम पता है उतने ही लोगों का नाम लिखिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर आपको वो जानकारी नहीं पता है तो गूगल कीजिए, वो कोई गलत काम नहीं है क्योंकि उस दौरान भी आप कुछ नया सीख रहे होते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अगर इस नीचे दिए हुए टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाते हैं तो आपको प्रतिदिन 2 क्विज करने का फ्री ऑफ कॉस्ट मौका मिलता है और आपको जो भी अपने क्वेरीज होते हैं वो आप वहां पे छोड़ भी सकते हैं और उससे संबंधित आपको समाधान भी देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले डेली डोज में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।